हाय। नाउ आई एम इन फ्रेम। यू आर वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 12th क्लास फिजिक्स में। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर आपका आईआईटी नीट, ओके, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर का बेस है क्या। ओके, तो यहाँ पर जो इसका चैप्टर का जो बेस है वहाँ जाता है आपका फ्राइडे लॉ से। ओके, तो फ्राइडे आपने पढ़ा होगा कि फ्राइडे लॉज है क्या। तो फ्राइडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था भाई, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी फ्लो होती है, मतलब चार्ज वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, तो उस केस में वहां पर आपका जो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, और ईएमएफ प्रोड्यूस तब होगा जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, चेंजिंग हो। तो फ्राइडे ने ये बोला था अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, चेंजिंग हो, तो वहां पे क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग था, फ्राइडे के अकॉर्डिंग, सॉरी ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, चेंजिंग आती है, तो क्या आता है, ईएमएफ आता है। तो ये आंसर किसने किया था, ये आंसर किया था फ्राइडे ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसको आंसर किया था मैक्सवेल ने। किसने, मैक्सवेल ने। जो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो ये आंसर कैसे दिया, तो हमारे पास एक लॉ था जिसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लीनियर इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम किसके, आई के। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल है उन्होंने कहा कि भाई ये लॉ जो है वो ठीक है, लेकिन ठीक है किसके लिए, कंडक्शन करंट के लिए। मतलब अगर किसी वायर में करंट कंडक्ट होता है तो वहां पर तो वैलिड करता है, लेकिन अगर आपका करंट वो वेरी कर रहा हो दो प्लेट्स के बीच में, तो वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इन्होंने बताया कि इस लॉ में कहीं ना कहीं क्या इनकंसिस्टेंट है ये। ओके, तो इसको आपके जो मैक्सवेल है उन्होंने क्या बताया, इनकंसिस्टेंट बताया। एंड देन उसका जो एक मॉडिफिकेशन दिया, क्या दिया, मॉडिफिकेशन। एंड इस मॉडिफिकेशन के बेस पर ही आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आज हमारी जो वर्ल्ड है पूरे उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज आज आपका जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो भी एक एग्जांपल है कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी वेव्स होती है, जैसे कि अब मैं बात करूँ आपका गामा, एक्सरे, ओके, यूवी, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड एंड माइक्रो, और आपका रेडियो वेव। तो इस तरह से ये एक पूरा सीरीज होता है। तो उनको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर जो मैक्सवेल है उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन दिया और उनका थ्योरी क्या रहा। ओके, तो हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सिंपल सिंपल जो बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो मैक्सवेल है उन्होंने बताया था भैया एक करंट और होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, तो मेरा यहाँ पे केवल थ्योरी ये रहेगा कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट को अच्छे से डिस्कस कर ले। अब यहाँ पे देखिए प्लीज, लेट अस सपोज हमने एक कैपेसिटर लिया एंड कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक वी वोल्ट की बैटरी से। ओके, अब नाउ जो कैपेसिटर है जैसे हमने कनेक्ट किया तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो जब ये चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ जाएगा, कैपेसिटर पे जाएगा। ओके, और धीरे 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 जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे चार्ज इकट्ठा होगा, क्योंकि ये क्या है, एक डीसी वोल्ट है। ओके, कैपेसिटर में जब चार्ज इकट्ठा होगा इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ का जो वोल्टेज है आफ्टर सम टाइम वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा किसके, बैटरी के पोटेंशियल के। और जैसे ही वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल इसका वोल्ट होता है तो यहाँ पे जो करंट की फ्लो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये चीज समझ में आती है। चलो अभी आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर एक की थी, ओके, और जिसको हमने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे करंट फ्लो होने स्टार्ट हो गई। जैसे ये वायर है और ये क्या, कैपेसिटर। तो इस वायर के से कुछ डिस्टेंस पर अगर पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो हम इजीली निकाल सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो पी पॉइंट पर कंडक्शन करंट की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, वो हम दे सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ भी एप्लीकेबल तभी होगा तब हम वहां पर हम क्या करें, एक पाथ को क्या करें, क्लोज करें। तो हमने पी पॉइंट से एक पाथ को क्लोज कर दिया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक ही होगा तब आपका आई कंडक्शन करंट हो किसके अंदर, वायर के अंदर, जो वायर आपका कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। ओके, लेट अस सपोज कि कुछ टाइम बाद जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग हो गया, और चार्जिंग होती है इसका जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल के इक्वल। जैसे पोटेंशियल इक्वल होगा तो आपका जो करंट है, मैं दोबारा से यहाँ बना रहा हूँ, ये पहला केस है जब वो चार्जिंग नहीं हुआ था। ओके, अब नाउ ये सपोज कर लीजिए कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया और उसका जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो गया किसके, बैटरी के पोटेंशियल के। तो इस केस में
क्या होगा कि जो कंडक्शन करंट है जो कहाँ था वायर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अभी वो हमने पी पॉइंट वही लिया, ओके, एंड इसको हमने इसके ऐसे कर लिया जैसे हमने पहले किया था। तो अगर ये करंट आई जीरो हो गया तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपका जो ये इक्वेशन है वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी भी जब मैक्सवेल ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था तो मैक्सवेल ने पाया कि यहाँ पर अभी भी क्या करंट, मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से तो है नहीं, मतलब जो आपका कंडक्शन करंट है उसकी वजह से तो है नहीं। तो उन्होंने देखा मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो क्या होगा, जीरो। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है क्यों? तो उन्होंने पाया कि जो कैपेसिटर प्लेट्स है, क्या है, कैपेसिटर प्लेट्स, बिकॉज ये चार्जिंग हो गया, ये सॉरी ये चार्जिंग हो गया और ये आपकी बैटरी है, ओके। जैसे वो चार्जिंग होता है तो हम जो की है उसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो उस केस में आपका जो कैपेसिटर्स है, जो कैपेसिटर पे चार्ज इकट्ठा हुआ था, अब वहां से जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट होता है कहाँ की ओर, बैटरी की ओर। या कह सकते हैं कि जब हमने जो की को क्या कर दिया, आपका जैसे ओपन कर लिया, तो ओपन करने पे जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ कहाँ से, कैपेसिटर के थ्रू, ओके। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के पर एक क्या आता है, करंट आता है, ओके। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होगा, कैपेसिटर्स में होगा। ओके, अब कब होता है उसको हम देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए, तो जैसे हमने बताया कि अगर यहाँ पर कंडक्शन करंट जीरो हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, वो है कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से। और कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसको समझाने के लिए क्या करा कि जो आप मैक्सवेल थे उन्होंने क्या करा, एक डिफरेंट टाइप शेप इन्होंने ड्रॉ करा, ओके, जो आपका क्लोज करा था किसको, जो कैपेसिटर उसको क्लोज कर रहा था, ओके। तो अब देखिए कैपेसिटर पर क्या है, चार्जेस है, ओके। तो उन्होंने पाया कि इस पॉइंट पर अभी भी क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये लो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, तब यहाँ पर एक करंट और आए, क्योंकि आपका आई तो जीरो हो गया। अगर हम आई जीरो ले तो उस केस में बी जीरो आ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अभी भी है, ओके। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जीरो आ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है, ओके। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। और उन्होंने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कैपेसिटर के थ्रू क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ओके। अब कब फ्लो हो रही है, जब कैपेसिटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, चेंजिंग होता है। किसका, कैपेसिटर का। ध्यान रखना, कैपेसिटर का जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। चेंज का मतलब समझ में आता है ना, जब चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो करंट है वो करंट प्रोड्यूस होगा, एंड देन जो करंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने कहा कि भैया यहाँ पर ये लो है, ये ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में ठीक होगा, अगर यहाँ पर कंडक्शन करंट के साथ साथ एक करंट हो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट केवल कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ही फ्लो होगा, ना कि वायर्स के, क्योंकि वायर्स में जो करंट फ्लो होगा हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, ओके। जो कैपेसिटर्स के बीच में होगा उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का जो इक्वेशन है वो दिया था कुछ इस तरह से, देखिए आई इक्वल क्या होता है, देखो आई फॉर करंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। करंट तो करंट होता है, तो डी क्यू अपॉन डी टी, ओके। ये ध्यान रखना, हम कैपेसिटर्स के बीच में बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू इक्वल क्या होता है, ये होता है सी वी, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका सी इंटू वी, ओके। एंड कैपेसिटर्स का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए होता क्या है, अगर आपको याद है। अगर याद नहीं है तो आप तब भी काम चला सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा इसको इधर करता हूँ जिससे कि स्पेस हमारा ज़्यादा है, हो सकता है कि नीचे ना दिखाई दे, ओके। तो मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो आओ यहाँ पे, तो आई डी, ओके। आपका फॉर्मूला ये आया था कि डी अपॉन डी टी इक्वल सी वी, ओके। वैसे यार एक फॉर्मूला और है हमारे पास, हम इससे भी तो कर सकते हैं, क्या, कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन इक्वल किसका होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ओके। तो चाहो तो आप ये वाला सीधा सीधा फॉर्मूला भी ले सकते हैं, तो इतना सब कुछ झंझट से आपको मतलब करना नहीं पड़ेगा, आप बच जाओगे, तो वो बेस्ट है, ओके। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालो। क्यू का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपका क्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन ई, ओके।
तो एप्सिलॉन ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या, फ्लक्स। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, तो क्यू नोट को हमने बाहर लिया बिकॉज यहाँ पे जो चेंज होगा क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो ये क्या होगा आपका डी फाई अपॉन डी टी। होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो ये आपका क्या है, आई डी है। ओके, तो मैं अभी भी इसको थोड़ा गलत कर दिया, ये आपका एप्सिलॉन नोट है ना कि क्यू नोट। यहाँ से हमने एफ ये क्यू लग रहा है। ओके, एप्सिलॉन नोट। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, क्यू निकाला। क्यू इक्वल हमारा क्या आया, एप्सिलॉन नोट इनटू फाई ई। ओके, तो यहाँ से हमने इस वैल्यू को निकाल लिया। तो हमारा आईडी क्या आता है, हमारा आईडी ये है। ओके, तो आईडी में आप देख सकते हैं कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आएगा, एक करंट आएगा। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पर आता है, कैपेसिटर्स के बीच में। ओके, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस इक्वेशन को प्रॉपर लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। ओके, म्यू नॉट आई आपका कंडक्शन करंट है और आई डी क्या आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ध्यान रखिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कभी भी कंडक्शन करंट को रिप्लेस नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कभी भी जो वायर्स है उनके थ्रू फ्लो नहीं होगी। ओके, कंडक्शन करंट आपका अलग है जो कि वायर्स में फ्लो होगा, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आपका फ्लो होगा केवल कहाँ पर, कैपेसिटर्स के बीच में। ओके, और वो भी तब वहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, वो चेंज हो, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या हो, फ्लक्स चेंज हो, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आता है, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। ओके, तो ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैक्सवेल ने क्या बोला कि भाई अगर आपका, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि आप किसी एक में चेंज करो तो दूसरा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो ये था मैक्सवेल की थ्योरी। ओके, तो मैक्सवेल की थ्योरी के बेस पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप, ये रिलेशन आप भूलोगे नहीं अगर आप ऐसे याद कर तो। एफ इक्वल क्या होता है, क्यू वी बी। साइन को अभी छोड़ दे, या आप लिख भी सकते हैं साइन को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पर क्या, एक तरह से फोर्स। ओके, अगर हम बात करें कि भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ऐसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल ए क्यू। अगर दोनों आपस में हम इक्वल करें तो क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए इक्वल क्या हुआ आपका, वी बी साइन थीटा। अगर हम साइन को हटाए तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ई वेक्टर क्या हुआ, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपका रिलेशन आता है किसके बीच में, ए और बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। होप ये चीज आपको इजीली समझ में आई होगी। ओके, तो जो आगे के जो कॉन्सेप्ट है हम उसको भी देख लेते हैं, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीडियो है वो आपकी वन शॉट में क्लियर हो जाए। ओके, एंड ये जो चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। ओके, तो आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड म्यू नॉट। तो प्लीज एप्सिलॉन और म्यू नॉट में रिलेशन आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। एंड ये जो इक्वेशन बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पे जो वेव्स है ओके उसकी अपनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। लेट अस सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओके ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपकी जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहा है या प्रोपेगेट हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जो प्रोपेगेशन जो वेलोसिटी होती है वो सी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, वी से। तो आप कंफ्यूज मत होना, तो सम टाइम आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो वेव्स है वो किससे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, तो नाउ अगर हम अब डिस्कस करें कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन, तो एंड एप्सिलॉन नॉट के अंदर रिलेशन, तो ये भी आप बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, 9 × 10⁻⁻⁹ ओके, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या होता है 10⁻⁻⁷।
अगर हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, क्या कर लें, डिवाइड ही कर लीजिएगा। ओके, तो अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, और इसकी वैल्यू कितनी है, -7। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आपस में गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, 7 ऊपर गया तो क्या जाएगा प्लस में, तो पावर कितनी हो जाएगी, 16। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 8 2 जा कितना हुआ, 16। क्लियर है। तो आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल सी का स्क्वायर, बिकॉज जो सी है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ओके, होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो तो ये आपका रिलेशन है किसके बीच में, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है, वैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, लेकिन सभी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट है हम इस पर केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो क्या होगा, मतलब एनर्जी डेंसिटी। ओके, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी होगी। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी है उसकी डेंसिटी भी निकालनी है। ओके, और डेंसिटी आपको होप याद हो, डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, ओके, तो एनर्जी डेंसिटी का मेरा मतलब होगा कि जो आपका ए है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, मैं एक मिनट इसको यू से लिखते हैं, स्मॉल यू से, तो स्मॉल यू ई एंड स्मॉल यू बी। आपको याद होगा कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हमने स्मॉल यू से ही लिखा था। ओके, तो सबसे पहले स्मॉल यू ई को निकाल लेते हैं। तो होप आपको याद हो फॉर्मूला क्या था, वो था आपका हाफ एप्सिलॉन ए स्क्वायर। ओके, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड का तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ई है वहाँ पे क्या रख दीजिए, बी रख दीजिए, और जहाँ पे म्यू नॉट है वहाँ पे क्या रख दीजिए, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, आप क्या रख दीजिए, म्यू नॉट। और आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट जो है, देखें म्यू नॉट यहाँ पे ऊपर आ रहा है और एप्सिलॉन कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनको केवल रिप्लेस करना, उनका स्थान मतलब प्लेस। ओके, म्यू नॉट कहाँ ऊपर है इस बार, सॉरी एप्सिलॉन कहाँ ऊपर है, तो म्यू नॉट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ओके, अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगा आपका, वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ओके, तो नाउ आपको पता है कि यहाँ पर हाफ कॉमन आ रहा है, आप हाफ को कॉमन ले ले। ओके, एंड ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई किसका, टोटल एनर्जी डेंसिटी का। ओके, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ अब आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर, ओके, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो थोड़ा देर हम इसको रफ करते हैं। प्लीज अगर आपका किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है आप उस पर भी जाकर हमें मतलब अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोमेंटम की। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मोमेंटम हम कैसे निकालें। अब ऐसा क्यों, देखिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या एक तरह से रेडिएशन तो है। ओके, तो रेडिएशन का क्या होगा, जब रेडिएशन किसी चीज पे स्ट्राइक होती है तो आपको पता नहीं चाहिए वो हीट भी होता है। लाइक अगर आप बात करें माइक्रो ओवन की, तो माइक्रो ओवन के अंदर क्या होती है, माइक्रोवेव्स होती है। ओके, तो वो जो आपके जो फूड्स होता है, जो आपका खाना होता है उसको क्या करता है, गर्म करता है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि वहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो उनको क्या करता है, हीट करता है, जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे मतलब वे गर्म होते हैं और गर्म होने की वजह से आपका जो खाना है वो पक जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी क्या होती है, एक तरह से एनर्जी होती है। और जिसकी एनर्जी होगी तो इसका मतलब है कि उसका अपना क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। ओके, अब मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम इज वेरी सिंपल,
अगर हम बात करें, देखो काइनेटिक एनर्जी आपको सबको याद होगा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर सी बात है। ओके, एम वी क्या होता है, मोमेंटम, तो हमने मोमेंटम तो क्या हो गया पी इंटू वी। अगर मोमेंटम निकाले तो क्या होगा 2k अपॉन वी, तो ये क्या मोमेंटम है। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो 2k को हम क्या मान लेते हैं, एनर्जी मान लेते हैं, और जो आपका v है उसको क्या मान लेते हैं, वेलोसिटी। तो आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है जो स्ट्राइक हुई है, ओके, एंड अपॉन में वेलोसिटी, तो इनका जो रेशियो होता है दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम की जो यहाँ पे डेफिनेशन है इज वेरी सिंपल। ओके, आप लिख सकते मतलब इसको अपनी जो बुक है उससे लिख सकते हैं। तो मोमेंटम मैंने आपको समझाया। नाउ यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट आता है रेडिएशन प्रेशर। ओके, तो आपका रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम एक मतलब जो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है किसका, प्रेशर का। एंड नाउ आपको जो फोर्स है उसको कहीं ना कहीं चेंज किस में करना पड़ेगा, मोमेंटम के फॉर्म में, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला और बन जाएगा प्रेशर और मोमेंटम का। तो अगर आप चाहो तो बना सकते हैं। ओके, अगर आपकी मर्जी है, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं ले रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपका मोमेंटम में क्या होता है, चेंजिंग होती है, तो मोमेंटम में चेंजिंग को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इज ए वेरी क्लियर। ओके, तो इसका मतलब है कि फोर्स इनटू टाइम क्या होगा, मोमेंटम होगा। अगर मैं यहाँ पर टाइम से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे, टाइम से, ऊपर और नीचे, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि फोर्स इनटू टाइम क्या होगा, मोमेंटम, एंड मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, u अपॉन सी। ओके, तो इसका मतलब ये मोमेंटम है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ मोमेंटम, एंड मोमेंटम का जो वैल्यू है वो क्या आपका u अपॉन सी। तो इसका मतलब हो जाएगा ए टी सी। ओके, होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आ भी रही तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछ पा रहे तो ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं ना कि हम लोगों की आपस में मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी से नहीं बन पा रही है थ्रू यूट्यूब। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये आपका क्या, प्रेशर के साथ फॉर्मूला किसका, एनर्जी का। ओके, एंड यहाँ पर एक और आता है कि अगर आप u अपॉन ए टी, ओके, तो u अपॉन ए टी क्या आपका, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर इंटेंसिटी। ओके, तो अगर आप चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इक्वल आई अपॉन सी। तो ये आपका प्रेशर और इंटेंसिटी है। ओके, तो ये फॉर्मूले कई बार हमारे बन जाते हैं। तो होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना आए। एंड इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही है। दूसरा ये है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा कि कहीं बार आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे पहले कौन सी मैं स्पेक्ट्रम खींच देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम बना देता हूँ। तो इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे। ओके, ये आपका विजिबल रीजन है। एंड यहाँ पे आता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रो, एंड माइक्रो के बाद क्या आता है आपका रेडियो। ओके, रेडियो के अंदर भी दो होती है, शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिए, ये आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ किसकी होगी, आपका गामा रे की। और आपको ये भी पता होगा कि भैया हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि C इक्वल गामा एन टू एफ, एफ क्या फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो क्या होगा, C अपॉन गामा। ओके, सॉरी लैम्डा, नॉट गामा, लैम्डा। तो एफ जो फ्रिक्वेंसी है डिपेंड किस पे कर रही है, गामा पे, ओ सॉरी लैम्डा पर। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका लैम्डा अगर बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी गामा रे की, उसके बाद कम किसकी होगी, इस तरह से। ओके, तो ये आपका फ्रिक्वेंसी का क्या, डिक्रीज, मतलब एक तरह से घटता हुआ क्रम है। ओके, और ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। ओके, तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है। ओके, होप ये चीज आपको याद है। एंड ध्यान रखिए जो विजिबल रीजन है, ओके, जो मतलब जिस रेंज में हम देख सकते हैं वो हमारी रेंज होती है आपका 3500 एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम। मतलब हमारी जो आंखें हैं, ओके, वो कैपेबल है कितना,
इस तरह की वेवलेंथ को देखने के लिए। अगर इससे कम वेवलेंथ हो या इससे ज़्यादा वेवलेंथ हो तो हम इसको देख नहीं पाएँगे। ओके? तो ये चीज़ आपको याद रहे। और अल्ट्रावायलेट आपको पता है कि जो सन रे में हो मतलब जो सनलाइट होती है यूजुअली इसमें होता है, ओके? उसको हम देख नहीं पाते। इस तरह से इंफ्रारेड आपके जो मतलब आपका जो टीवी रिमोट्स है उस वहाँ पे जो सिग्नल जो दिए जाते हैं टीवी को या फिर एसी को, तो वो वहाँ पर यूज़ करता है किसको? इंफ्रारेड को। और इंफ्रारेड भी आप अपनी आँखों से देख नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है? देखो जो इंफ्रारेड है या फिर आपका अल्ट्रावायलेट है वो आपकी जो आँखों की जो लिमिट है उसके क्या बियॉन्ड है, मतलब उससे आगे या उससे पीछे है। तो ये रीज़न है कि हम उनको देख नहीं पाते। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम मतलब आपका वन शॉट वीडियो बनाने की कोशिश की है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए कहीं न कहीं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। और हाँ, इन द लास्ट अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो या किसी भी तरह से हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।